फाइनेंशियल रेशियोज। सो जब भी हमने किसी क्रेडिट फैसिलिटी को कंसीडर करना है तो बोरोर की जो फाइनेंशियल डाटा रहता है वो ही मेन चीज है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखने के लिए, एंड उसके लिए हम फाइनेंशियल रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, चाहे प्रीवियस ईयर अकाउंट्स हैं या फिर प्रोजेक्टेड हैं, उनका रेशियो एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज DER, दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। फिलहाल के लिए जो एक्सेप्टेबल DER है दैट इज 3:1। एंड जब भी हम किसी रेशियो का एनालिसिस करते हैं तो उसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फिर उसकी पिछली जो स्टेटमेंट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, उससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, या फिर हम उसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर पूरी मार्केट के हिसाब से जो यूनिट है वो किस तरह से काम कर रहा है। इसी तरह से अगर कोई सबऑर्डिनेटेड डेब्ट है आपका, यानी कि शेयर एप्लीकेशन मनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था यूनिट्स में कि जब हम कोई शेयर को इश्यू करना होता है कंपनी ने तो सबसे पहले क्या निकलती है, एप्लीकेशन निकलती है। एप्लीकेशन में से कुछ एक अमाउंट का सब्सक्रिप्शन हो जाता है एंड कुछ एक अमाउंट जो रहता है आपका पेंडिंग रह जाता है। ठीक है, तो जब भी एप्लीकेशन निकलता है तो उसके लिए एक टोकन मनी दिया जाता है जिसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं। तो एप्लीकेशन मनी क्या है, जो अभी सब्सक्राइब नहीं हुआ शेयर आपका लेकिन आपके पास उसका पैसा जो है कुछ आ चुका है बोरो की तरफ से, सब्सक्राइबर की तरफ से। ठीक है, जिसने एप्लीकेशन दिया है, तो वो जो बैलेंसेस हो गए आपके, वो फंड्स हो गए, कोई अनसिक्योर्ड लोन हो गया, तो उन सभी चीजों को हम कंसीडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द DER। तो कहने का मतलब है इस तरह का कोई भी जो सबऑर्डिनेटेड फंड है जो बोरोइंग यूनिट के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर के द्वारा रखा गया है, या फिर हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ने दिया हो उनको, उसको हम इक्विटी का पार्ट नहीं मान सकते अनटिल और अनलेस इस तरह का जो फंड है उसे कैपिटल में या फिर पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट किया गया हो। हाउएवर जो इस तरह का सबऑर्डिनेटेड डेब्ट है उसको हम क्वासी इक्विटी का पार्ट मान सकते हैं अगर इस तरह का जो डिपॉजिट है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है या फिर फंड्स हैं जहां पर एक एडवांस के रूप में इस पैसे को, इस फंड्स को हम ना निकलवा पाएं एंड इसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट अंडरटेकिंग जो है वो लेनी पड़ेगी फ्रॉम द डिपॉजिटर्स एंड बोरोअर्स। ओके, तो उसे हम क्वासी इक्विटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं एंड DER की कैलकुलेशन में कवर कर सकते हैं। एंड जहां पर इस तरह का जो सबऑर्डिनेटेड फंड है उसको हमने क्वासी इक्विटी या फिर क्वासी इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने में यूज किया है तो इसे DER की तरफ से अलग से यहां पर मेंशन किया जाएगा। एंड साथ ही साथ जो इस तरह का सबऑर्डिनेटेड डेब्ट है या फिर फंड है जो कंसीडर किया गया है एज पार्ट ऑफ क्वासी इक्विटी, जिसे हमने क्वासी DER को कैलकुलेट किया है, ये बोरो की टियर 1 कैपिटल से यानी कि टेंजिबल नेटवर्थ से डबल नहीं होना चाहिए, डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो जिस अमाउंट को हमने कंसीडर किया है, सबऑर्डिनेटेड डेब्ट को हमने कंसीडर किया है क्वासी इक्विटी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द क्वासी डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये बोरोर की जो टियर 1 कैपिटल है यानी कि जो टेंजिबल नेटवर्थ है उसके 2 टाइम से ज्यादा नहीं होगा। एंड जब कभी भी जो क्वासी इक्विटी है वो बोरोर की नेटवर्थ से 2 टाइम से ज्यादा होगी तो बोरोर को परसुएड किया जाएगा कि वो एक्सेस पोर्शन जो भी है क्वासी इक्विटी का उसको इक्विटी में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर ले। एंड ये जो क्वासी इक्विटी रेशियो है ये उन यूनिट्स के लिए कंसीडर की जा सकती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि जिन्होंने प्रॉपर अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स की बुक्स को मेंटेन किया है। तो बैंक ने कुछ परमिसिबल बेंचमार्क्स रखे हुए हैं यहाँ पर रिगार्डिंग द DER, यानी कि जो सेक्टर आपका MSC से रिलेटेड है, माइक्रो स्मॉल यूनिट्स हैं, एंड वर्किंग कैपिटल जो है वो रिक्वायरमेंट है अप टू ₹5 करोड़। तो जहां पर माइक्रो स्मॉल यूनिट्स को फाइनेंस किया जाना है वर्किंग कैपिटल अप टू ₹5 करोड़, वहां पर जो DER की रेशियो है दैट इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट इज रेशियो जो हो कम से कम 4:1 हो। ठीक है, एंड जब हमने MSME यूनिट्स को देना है जब वर्किंग कैपिटल जो है ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो उस टाइम पर जो DER की रिक्वायरमेंट है दैट इज 3:1। इसी तरह से जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए जो DER की वैल्यू चाहिए दैट इज 2:1। एंड जब लार्ज स्केल को लोन करना है तो वहां पर जो DER की वैल्यू चाहिए दैट इज 1:1। तो अगर बेंचमार्क लेवल से किसी तरह का डेविएशन रहता है, डेविएशन कहने का मतलब है कि इससे कम है, मान लीजिए आपने किसी माइक्रो स्मॉल यूनिट को फाइनेंस करना है, वर्किंग कैपिटल अप टू 5 करोड़ बनता है एंड उसकी जो DER है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 3:1 है, यानी कि डेविएट करती है किससे, बेंचमार्क से। ठीक है, तो उस केस में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या फिर जो बैंक की पॉलिसी है उसके हिसाब से डेविएशन ली जा सकती है। बेंचमार्क्स हैं, इंडिकेटिव बेंचमार्क्स हैं जो
एग्जैक्ट जो बेंचमार्क रहेंगे ये बैंक की पॉलिसी के साथ डिफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द करंट रेशियो। तो एट प्रेजेंट जो एक्सेप्टेबल करंट रेशियो है दैट इज 1.33:1 एंड जो बैंक हैं वो कोई अगर डेविएशन रहती है इस रिगार्ड में तो उसे अप्रूव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर कोई प्रपोजल है उसके और कोई स्ट्रेंथ्स हैं। तो कहने की बात यह है कि जो 1.33:1 करंट रेशियो है इसे बेंचमार्क की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए रेदर देन द मिनिमम करंट रेशियो। एंड अगर किसी कारण से किसी यूनिट की जो करंट रेशियो है इस बेंचमार्क रेशियो से कम या ज्यादा है तो उसके जो रीजंस हैं बैंक को एग्जामिन करने चाहिए। एंड अगर आपकी करंट रेशियो जो प्रोजेक्टेड है वो कम है किससे, बेंचमार्क से, तो उसके रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फिर जो जनरल मैनेजमेंट है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, उन सभी चीजों को एग्जामिन किया जाना चाहिए लेंडर के द्वारा। एंड साथ ही साथ बैंक को जो भी एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी ध्यान में रखना है। एंड साथ के साथ जो एक्सटेंट गाइडलाइंस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की गई हैं या फिर बैंक के द्वारा इशू की गई हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनका भी पालन करना है। एंड अगर आपका जो करंट रेशियो है दैट इज बिलो द एक्सेप्टेबल लेवल ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो जो क्वार्टरली कंट्रोल स्टेटमेंट है उनको हम स्क्रूटनाइज कर सकते हैं ताकि हम एवरेज करंट रेशियो फर्म का देख सकें। साथ के साथ यहां पर बोरोर को एडवाइस भी किया जा सकता है कि वो अपने और फंड्स को यहां पर एडिशनल करके इंजेक्ट करके सिस्टम में अपने बिजनेस में या फिर प्रॉफिट्स को रिटेन करते हुए करंट रेशियो को इंप्रूव करे। साथ ही साथ जो बैंक्स हैं वो बोरो को इस चीज के लिए भी इंसिस्ट कर सकते हैं कि वो डिविडेंड को डिक्लेयर ना करे विदाउट दी प्रायर परमिशन ऑफ द बैंक, यानी कि परमिशन के बिना, बैंक की परमिशन के बिना डिविडेंड्स को डिक्लेयर ना करे, क्योंकि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होंगे तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग कम होंगी एंड उससे फर्दर जो है आपका करंट रेशियो है वो डिफरेंस शो कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जो एडिशनल फंड्स हैं जो कि बोरो लेकर आएगा बैंक की सजेशन के बाद, या फिर जो आपके प्रॉफिट्स का इंटरनल था वो सरप्लस रहा है रिटेन किया जिसको आपने, इनको जनरली यूटिलाइज किया जा सकता है कि आप अपने एसेट्स को बिल्टअप करें जो करंट एसेट की नेचर के हों। तो अगर बोरो जो है वो अपने करंट रेशियो को इंप्रूव नहीं करता है स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, तो उस केस में जो बैंक है एडिशनल जो टेंजिबल सिक्योरिटी है या कोलेटरल सिक्योरिटी है वो ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। एंड इन केस अगर करंट रेशियो जो है वो कम हो जाती है तो उसके केस में कोई भी एडिशनल फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जाएगी अनटिल और अनलेस जो रेशियो है वो इंप्रूव करती है। एंड वो इंप्रूव किस तरह से कर सकती है, अगर जो फ्रेश फंड्स हैं वो इन्फ्यूज किए जाते हैं बोरो के द्वारा।